सुप्रभात। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं मनोज खंडेलवाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ यूट्यूब हिंदी क्लास चैनल में। दोस्तों, बहुत दिन से इंतज़ार हमें जिस टॉपिक का था, आज हम उस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। हमने आपसे कहा था एक टॉपिक हमारा हिंदी का कक्षा 12 में हम पढ़ रहे थे और वो टॉपिक था हमारा पद परिचय। और उस पद परिचय में हमने 2 प्रकार के शब्द पढ़े थे। कितने पढ़े थे? 2 प्रकार के। एक तो हमने पढ़ा था विकारी और एक हमने पढ़ा था अविकारी। इन बातों को अपन पढ़ चुके हैं, विकारी और अविकारी। विकारी वे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल इनके आधार पर परिवर्तन हो जाता है, या किसी एक के आधार पर ही यदि किसी शब्द में परिवर्तन या लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल के आधार पर या कारक के आधार पर हो जाता है, उसी आधार पर विकारी शब्द अपन पढ़ चुके हैं। इन विकारी शब्दों में हमने 4 भाग बांटे थे और अविकारी शब्दों को भी हमने 4 भागों में बांटा था। देखें, एक प्रश्न आया था कि शब्द परिवर्तन की कितनी इकाइयां हैं। शब्द परिवर्तन की कितनी इकाई हैं? दोस्तों ध्यान रखना, जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटिव शब्द आप कहीं देख नहीं पाओगे। मैं बता रहा था आपको कि शब्द परिवर्तन की जितनी इकाइयाँ हैं वो नामों से जानी जाती हैं। कितने प्रकार की हैं तो आप याद रखना, शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयाँ हैं। कितनी? 4 इकाइयाँ यही हैं, लिंग, वचन, कारक और काल। इन्हें अपन शब्द परिवर्तन की इकाई बोलते हैं। ध्यान रखना, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। शब्द परिवर्तन की कितनी इकाइयां हैं? कितनी इकाइयां हैं? 4। लिंग, वचन, कारक और काल। अब बात करते थे अपन विकारी शब्दों की। 4 भागों में हमने बांटा था। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। दोस्तों ध्यान रखना, हमारे मूलभूत रूप में ये चीज़ें हमारे 12वीं की सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब अपन पद परिचय करेंगे तो इनके बारे में हमें जानकारी हासिल करना था। मैं वहाँ पद परिचय करा चुका था और नॉर्मल वे में इनका पद परिचय करना सिखाया था। इनके बारे में अपन सीख नहीं पाए थे। तो आइएगा, आज हम अपने एक नए टॉपिक की तरफ चलते। मैंने आपसे कहा था 8 प्रकार अपन पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण, समुच्चयबोधक अव्यय, संबंधबोधक अव्यय और विस्मयादिबोधक अव्यय। दोस्तों ये 8 चीज़ ऐसी हैं जिनसे पूरा ग्रामर अटा पड़ा है, भरा पड़ा है, समाहित है। अगर ये 8 चीज़ें हमने पढ़ ली तो ग्रामर जो इनपुट है उसमें कोई भी शब्द बाहर से नहीं रह पाता है। तो आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। पूरे मनोयोग के साथ आप हमसे जुड़िएगा और स्टार्ट करेंगे हम अपना टॉपिक का नाम है संज्ञा। देखिएगा, मैं अपने घर में प्रत्येक वस्तु देखता हूँ। मैं अपने कमरे में फर्श देखता हूँ, पंखा देखता हूँ, जंगला देखता हूँ, किवाड़ देखता हूँ।
मैं घर से बाहर भी काफ़ी वस्तुएं देखता हूँ, अर्थात मैं ये कहूँ इस ब्रह्मांड में जो भी वस्तु, या यूँ कहें बनाने वाले ने, सर्वशक्तिमान प्रभु ने जो वस्तुएं बनाई हैं, उसकी प्रकृति में जो चीज़ हैं उन सब का कुछ ना कुछ नाम है, सबका कोई ना कोई नाम है। भगवान ने जो प्रकृति बनाई है, उस प्रकृति की जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब का कोई ना कोई नाम है। दोस्तों, मैं परिभाषा देनी होती तो 2 मिनट में इसकी परिभाषा दे करके मैं आपको बता सकता था, लेकिन नहीं, आज मैं इस पूरी परिभाषा को मैं आपके सामने खोल करके बताऊंगा। तो ब्रह्मांड में जितनी भी चल अचल, मूर्त अमूर्त, वास्तविक अवास्तविक, दृश्य अदृश्य जितनी भी वस्तुएं हैं उनका कोई ना कोई नाम है। पूरे संसार में जितनी भी कोई ना कोई वस्तु है उसका कुछ ना कुछ नाम है, और उन नामों को, जितने भी नाम हैं, हिंदी में केवल और केवल एक नाम से जाना जाता है। तो दिमाग में, अपने ध्यान में तुरंत बैठा लीजिएगा वो क्या नाम है जो संसार के तमाम अलग अलग नामों के, सबके अलग अलग नाम हैं, और उन नामों को हम एक ही, हिंदी में केवल एक ही नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, वो नाम क्या हुआ? संज्ञा हुआ। क्या हुआ? संज्ञा हुआ। अर्थात संसार के सभी नाम, चाहे वो अलग अलग हैं, वो एक ही नाम से जाने जाते हैं हिंदी में, जिसे क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। परिभाषा अपन कैसे भी बना सकते थे, लेकिन मैंने तो आपको परिभाषा तोड़ के बताई कि जितने भी संसार के नाम हैं, चाहे वो हम अपने कमरे में देख रहे हैं, चाहे घर से बाहर देख रहे हैं, चाहे चलते हुए सड़क पर देख रहे हैं, चाहे बाज़ार में हो, चाहे पार्क में हो, चाहे बस में हो, हम बैठे बैठे जिन वस्तुओं को भी देख रहे हैं उनका कोई ना कोई अपना स्पेशल नाम है, और वो नाम अलग अलग जितने भी नाम हैं हिंदी में हम उन्हें एक ही नाम से जाना जा सकते हैं, और वो नाम है संज्ञा। अर्थात संसार के सभी नाम क्या कहलाते हैं? संज्ञा। बराबर नाम बराबर संज्ञा, नाम बोले तो संज्ञा। प्रश्न ये उठता है साहब कि ये जो ग है, ये जो संयुक्त अक्षर है ग, ये व्याकरण में इन से बनता है। देखो, इन से, जैसे, और ग का जो पंचमा अक्षर है ये से, लेकिन हम मूलभूत रूप में इसे इस तरह बोलते हैं साहब, इस तरह, संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा। अब मूल रूप से इसका उच्चारण क्या होना चाहिए? मूलभूत रूप में तो उसका उच्चारण ऐसे होना चाहिए, संज्ञा। क्या होना चाहिए? संज्ञा। लेकिन हम बोलते क्या हैं? संज्ञा। अब एनसीईआरटी की जो नई किताब आई है उसमें ये भेद भी खत्म कर दिया गया, शुद्ध रूप में उसका उच्चारण क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। लेकिन हम बोल क्या रहे हैं साहब? संज्ञा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? संज्ञा। तो देखिए, संसार के जितने भी नाम हैं, संसार के जितने भी नाम हैं वो संज्ञा कहलाते हैं, चाहे वो अलग अलग प्रकार उनका कैसा भी हो, और सभी को अपन संज्ञा नाम से जान सकते हैं। तो देखें, अब देखें, हम इनको थोड़ा अलग अलग रूप में देख लेते हैं। अब साहब, मैं थोड़ा सा अपना पार्टिसिपेट बढ़ा रहा हूँ, अलग प्रकार से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। संसार के जितने भी सजीव लोग हैं, उन सजीव लोगों को तो हम मान लेते हैं व्यक्ति। अब आप ये नहीं कहोगे संसार सर कुत्ता भी होता है, सर पेड़ पौधे भी होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो कहा है कि संसार में जितने भी सजीव हैं उनको हमने मान लिया क्या? व्यक्ति। क्या मान लिया? व्यक्ति। और संसार के जितने भी वस्तु हैं उनको हमने मान लिया वस्तु, और उसके बाद जगह भी है, स्थान भी है, उनको स्थान मान लिया।
परिभाषा निकल के आ रही है, देख लेना, रटना नहीं है आपको। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सब का अपना अपना नाम है। राम है, श्याम है, दिनेश है, मुकेश है, ये वस्तु हो सकती है, जैसे कुर्सी है, टेबल है। स्थान है, जैसे कहीं भी हो सकता है साहब। इन सब का अपना अपना नाम है और ये नाम क्या कहलाते हैं? संज्ञा। लेकिन ये हमें क्या कर रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, जिन्हें महसूस किया जाता है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती, वो कहलाती अदृश्य। क्या कहलाती हैं? अदृश्य। और उन्हें अपन क्या मान लेते हैं? भाव मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? भाव। दोस्तों, संसार में व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव, इन चार चीज़ों के अलावा कुछ बचा ही नहीं। आप देख लो, कुछ बचा है क्या? सजीवों को क्या माना? व्यक्ति। उसके बाद वस्तु मान लिया, जगह को स्थान मान लिया और एक मान लिया भाव। ये तीनों ही कैसे थे? दृश्य। कैसे थे? दृश्य, अर्थात ये देखे जा सकते हैं। कोई व्यक्ति है उसे देख सकते हैं, कोई वस्तु है वो भी देखी जा सकती है, कोई स्थान है वह भी देखी जा सकती है। लेकिन ये ऐसे हैं जो अदृश्य हैं। कैसे हैं? अदृश्य हैं। तो दृश्य और अदृश्य, जिन्हें देख नहीं सकते, जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, वो कहलाता है भाव। तो चार नाम याद आए: व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव। व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अपन कहते सब परिभाषा में इन चारों का नाम ही क्यों याद आया? क्योंकि दोस्तों, ब्रह्मांड में जितनी भी, इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं या नाम हैं या व्यक्ति हैं, इन चारों के अलावा इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं। पूरी सृष्टि में ये जो चार चीज़ मैंने आपको दिखाई, अब व्यक्ति में टोटल सजीव आ सकते हैं, इसमें टोटल वस्तु आएंगी, इसमें टोटल जगह आते हैं, और वे जितने भी फीलिंग्स हैं वो सब अदृश्य जो वस्तुएं हैं, उन सब को हमने क्या मान लिया? भाव मान लिया। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि और भाव आदि का जो नाम है वो क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। ये तो वैसे अपन पढ़ ही चुके थे। व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम का बोध कराने वाले शब्दों को अपन संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यहाँ तक शायद कंप्लीट। अब यहाँ से आगे मेरी प्रश्नावली का निर्माण होता है। मेरे विद्वान साथियों, मैं देखना चाहूँगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं। तो मैं एक आपसे यहाँ एक प्रश्न पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मेरे प्रश्न को बीच में ना काटें, पहले मेरा प्रश्न सुनें। मैं यहाँ से आपकी थोड़ी सी विद्वता जांचना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि संज्ञा के अपन जैसे प्रकारों में चलते हैं, द टाइप्स ऑफ नाउन, प्रकार। अब कितने, कैसे, यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है दोस्तों। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, और मैं हर शब्द में यही बात जरूर लगाता हूँ, मूल रूप से। मैं आपसे एक बात फटाफट बताना, आप सुन तो रहे हो मुझे लेकिन देख भी रहे हो, तो बताएं मूल रूप से संज्ञा के कितने प्रकार हैं? फटाफट मेरा प्रश्न तुरंत आप दिमाग में बैठाएं और इस स्क्रीन पर तुरंत देखें कि मूल रूप से संज्ञा के कितने प्रकार हैं, और तुरंत सोच करके मुझे तुरंत आपका उत्तर चाहिए। मूल रूप से संज्ञा के कितने प्रकार हैं?
कई उत्तर भी आ रहे हैं। हाँ, मूल रूप से संज्ञा जो भी है, इधर देख ले आज आपको 2 प्रकार की। मैंने आपसे कहा था ना आज के टॉपिक में वो मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल, आपने सही उत्तर दिया कि ये चीज़ें हमने पहली बार देखी हैं। मूल रूप से संज्ञा 2 प्रकार की होती है। बिल्कुल नया चीज़ देखने को मिलेगा आज आपको। मूल रूप से संज्ञा के 2 प्रकार हैं। अब आप देखना कौन कौन से प्रकार हैं। 2 संज्ञा के 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक तो हुआ दृश्य। दृश्यवाचक संज्ञा। और दूसरा हुआ अदृश्यवाचक संज्ञा। नाम से याद देखो कुछ भी नहीं रखा, केवल समझना ज़्यादा है आपको। वो चीज़ें आप जब इन समझ लोगे ना तो फिर अपने आप से अपन कैसे भी इन्हें बना सकते हैं। दृश्यवाचक संज्ञा। दृश्यवाचक जो संज्ञा जो दिखाई दे रही हैं और वे संज्ञा जो दिखाई नहीं दे सकते। अब आप नाम देखना है इनका। दृश्यवाचक संज्ञा जिनका हम नाम दे सकते हैं वास्तविक संज्ञा। नाम पूछा जाता है, अलग अलग देखना। दृश्यवाचक संज्ञाओं का एक और भी नाम है, और ये देखना मूर्त संज्ञा। बड़ा इम्पोर्टेंट, ये वो शब्द है जो दिखाई देता है, जो वास्तविक है। ऐसे ही इसको भी अपन बांट सकते हैं अवास्तविक और अमूर्त। अमूर्त जिसे अपन भाववाचक संज्ञाओं की श्रेणी में ला सकते हैं। समझ में आ रही है ना मेरी बात। अब जब इनको अपन बांटते हैं ना, फिर और बांटते चले जाते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये दृश्यवाचक संज्ञा है, ये वास्तविक संज्ञाएं, ये मूर्त संज्ञाएं। जबकि भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं वो अमूर्त संकल्पना पर आधारित होती हैं। किस पर आधारित होती हैं? अमूर्त संकल्पना पर आधारित होती है। सही कहा दोस्त। किसी ने मेरे पास जवाब आ रहा है कि संज्ञा हमने सर 5 प्रकार की पढ़ी। बिल्कुल सही पढ़ा आपने दोस्तों। वो 4 प्रकार 5 ऐसे पढ़ेंगे। जातिवाचक संज्ञा को अपन 2 भागों में बांट देते हैं, दृश्यवाचक और द्रव्यवाचक और समूहवाचक। और एक तीसरा जो भाववाचक संज्ञा है, इसे भी यहाँ उठाकर ले आते हैं। तो 4 और 1 5, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और भाववाचक संज्ञा 2 प्रकार की, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब इतना जब अपन पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हम इनकी संज्ञाओं की और कैटेगरी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक तुम देख सकते हो, संसार की जितनी भी वस्तु हैं, चाहे वो चल हैं, चाहे वो अचल हैं, चाहे वो दृश्य हैं, चाहे अदृश्य हैं। मैंने आपसे कहा था कि जो वस्तु, बहुत सी वस्तु ऐसी होती हैं कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई नाम है। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें हम जानते हैं, उनके नामों को हम जानते हैं। लेकिन बहुत से व्यक्ति ऐसे भी तो होते हैं जिन्हें हम नहीं जानते। तो हम जिन्हें नहीं जानते, क्या उनका नाम नहीं होता? होता है। प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक का अपना अलग अलग नाम होता है, चाहे हम जानते हैं और चाहे नहीं जानते। तो हर का अपना अलग नाम होता है। अब नाम संसार में कैसा भी हो सकता है, चाहे वो दृश्य हो चाहे अदृश्य है। संसार में जितनी भी ब्रह्मा ने जितनी भी सृष्टि बनाई है, उस सृष्टि में जितने भी आयाम हैं, उन सब का अपना अलग अलग नाम दिया गया है। और उन सभी अलग अलग नामों को हिंदी में
केवल और केवल एक नाम से जाना जाता है। केवल और केवल एक नाम से जाना जाता है और वो नाम है केवल और केवल संज्ञा। क्या नाम है? संज्ञा। संज्ञा मैंने कहा था यहाँ तो प्रत्येक जितनी संसार में जितने भी सजीव हैं उन्हें अपन क्या मान लेते हैं? व्यक्ति, और वस्तुओं को वस्तु, जगह को स्थान, और जो ये तीनों ही चीज़ें कैसी हैं? दृश्य। कैसे हैं? दृश्य। और एक ऐसी वस्तु होती है जो अदृश्य होती है, जो केवल देखा नहीं जा सकता, हम उसे केवल महसूस कर सकते हैं, और जिसको हमने महसूस कर लिया उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो भाव हो गया। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव का नाम वो जो होता है वो क्या कहलाता है? संज्ञा। फिर मैंने आपसे पूछा था मूल रूप से संज्ञा के कितने प्रकार? कोई 3 बता रहा है, कोई 5 बता रहा है, आपने अपने रौल अलग अलग हैं। मूल रूप से संज्ञा के 2 प्रकार हैं दोस्तों। पहला है अमूर्त संज्ञा, दूसरा है अमूर्त संज्ञा। पहला है वास्तविक संज्ञा, दूसरा है अवास्तविक संज्ञा। पहला है दृश्यवाचक संज्ञा और दूसरा है अदृश्यवाचक संज्ञा। दृश्यवाचक संज्ञा को हमने 4 भागों में बांट दिया और अवास्तविक जो भाववाचक संज्ञाओं की कैटेगरी थी। अब देखते हैं, इनसे थोड़ा सा आगे चलते हैं। आप थोड़ा सा, मैं चाहूँगा इनका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आगे चलूँ। अब तक जो हमने देखा था वहाँ तो मूल शब्द जोड़ दिया था। क्या जोड़ दिया था? मूल, क्योंकि जहाँ मूल जुड़ जाता है वहाँ शब्द अलग बन जाता है सर। अब अपन नॉर्मल वे में पढ़ेंगे संज्ञा के प्रकार। 3 प्रकार की हुई संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। बिल्कुल अलग लेवल में समझाऊंगा आपको। ये जो क्रियाएं ना, ये जो संज्ञाएं सदैव किस में रहेंगी? एक वचन में। किस में रहेंगी? एक वचन में। और ये क्रियाएं ना किस में रहेंगी? बहुवचन में। ये दोनों ही अपने आप में कैसी संज्ञा हैं? दृश्य संज्ञा। कैसी हैं? दृश्य संज्ञा। लेकिन ये संज्ञा कैसी है? अदृश्य। कैसी हैं? अदृश्य। हमेशा ये भी किस में पाई जाती है? एक वचन। किस में पाई जाती है? एक वचन। ये सारी चीज़ें अपने आप में अलग इम्पोर्टेंस रखती हैं। जब ये सारी चीज़ें अपन देख लेंगे, फिर लिखने की बात है, उन्हें तो फटाफट अपन लिख देते हैं। यहाँ तक देखने के बाद जातिवाचक संज्ञा थी, ये 2 प्रकार की हो गई। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, समूह। इस समूहवाचक संज्ञा में भीड़ आती है, दरबार आती है, सेना आता है, कक्षा आती है। कक्षा में जो क्लास चल रही है उसकी बात बता रहे हैं। ये यानी जो समूह है, 2 या 2 से अधिक जो ग्रुप है, वो सब समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में देखिए, ये संज्ञा जो होती है ना, जैसे सोना है, ये हमेशा और हमेशा एक वचन में होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा लिखाऊंगा, जब मैं आपको बताऊंगा।
अभी तो मैं केवल और केवल परिचयात्मक ढांचा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि केवल और केवल एक वचन में पाए जाते हैं। अब ये थोड़ी रहेंगे कि जैसे मान लो काफ़ी सोना, तो मेरे घर में काफ़ी सोने पड़े हैं ना, सोना पड़ा है, एक वचन में ही बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? एक वचन। और भाव जो अदृश्य होते हैं, अमूर्त संकल्पना जिसके लिए होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको परिचयात्मक ढांचा प्रस्तुत किया। आज की क्लास में केवल इतना ही। आने वाली जो अगली क्लास है उसमें अपन रिटर्न वर्क आपको बताएंगे और इसके बारे में थोड़ा और डीपली बारे में बताएंगे, ताकि कल की जो क्लास होगी उसके बाद आप थोड़ा अच्छा प्रकार से समझ सकें। इसलिए आज मैंने केवल और केवल परिचयात्मक ढांचा आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा है इनके बारे में आप थोड़ा बहुत जानकारी हासिल और करेंगे, और कल जब हम क्लास में बैठेंगे तो आप मेरे से प्रश्न करोगे कि कल आपने जो पढ़ाया था वो हमारे समझ में बहुत अच्छी प्रकार से आया। तो आप पढ़ें, मस्त रहें। धन्यवाद।